हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल पॉडकास्ट चैनल ट्रैवल स्टोरीज बाय आरके और मैं हूं आपका दोस्त रमन खदरिया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बताइए। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है RK डिस्कवरिंग इंडिया। तो दोस्तों, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा पॉडकास्ट पसंद किया है। और मेरे जो पॉडकास्ट हैं, लास्ट पॉडकास्ट मैंने इंग्लिश में बनाया था जो कि USA, जर्मनी और टर्की में भी सुना गया। तो दोस्तों, आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो है एक ट्रैक के ऊपर फिर से एक बार, और ये ट्रैक है ब्यासकुंड ट्रैक। दोस्तों, ब्यासकुंड ट्रैक जो है वो मनाली के पास है और जो कि अप्रैल के लास्ट में खुलता है और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक लगभग खुला रहता है। बाकी टाइम इसके आसपास बर्फ़ और ग्लेशियर रहते हैं जिससे कुंड के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। हमने भी ये जो ट्रैक है ये अप्रैल के स्टार्ट में अटेम्प्ट किया था, लेकिन हम ब्यासकुंड एग्जैक्टली पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लगभग 2 किलोमीटर पहले तक हमने काफ़ी अच्छा एडवेंचर वाला ट्रैक किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ट्रैकिंग इस शब्द से जैसे मुझे अब प्यार हो गया था। हालांकि ऑफिस से मैं ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता था, सिर्फ 1 या 2 दिन की 1 महीने में, और उससे भी एक बार घर जाना होता था। तो हर महीने 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 छुट्टियां ही ले पाते थे। घूमने को मैं और मेरी ट्रैवलिंग के लिए एक भी दिन मैं बेकार नहीं जाने देता था। मैं हर साल एक बड़े ट्रिप पे जाता था। बड़ा ट्रिप मतलब 7 दिन से लेकर 9 दिन 10 दिन तक, और सिर्फ इसके लिए ही मैं साल में किसी और महीने में 1 से ज़्यादा छुट्टी ज़्यादातर नहीं लेता था। ये लॉन्ग ट्रिप मैं मोस्टली अगस्त सितंबर महीने में ही लेता था, और इसकी वजह होती थी इन महीनों में पड़ने वाली छुट्टियाँ। 15 अगस्त, सैटरडे, संडे, जन्माष्टमी, राखी और ये सब मिलाकर 4-5 छुट्टियां और ले लेता था, और मेरी टोटल में 8-9 दिन की छुट्टियां मेरी बन जाती थी। इन लॉन्ग ट्रिप्स में मैं सबसे पहले सिक्किम मेघालय गया था। वो भी क्या ट्रिप था। मेघालय में हर रोज बारिश, हरे भरे पहाड़, झरने, गुफाएं और सिक्किम के बड़े बड़े पहाड़ों की गोद में बसी खूबसूरत झीलें और वहाँ के लोग। मेघालय सिक्किम का ट्रिप भी बड़ा यादगार था। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं इसकी कहानियाँ भी सुनाऊंगा दोस्तों। और ऐसे ही एक बार मैं लेह लद्दाख भी गया था। वो भी एक अलग ही दुनिया थी दोस्तों। पहाड़ों की गोद में बसी नीली पैंगोंग झील का क्या खूब नज़ारा था। वहीं नुब्रा वैली में रेगिस्तान देख के कितनी हैरानी हुई थी। हालांकि कहानियां इतनी हैं कि मेरे पास सुनाते सुनाते साल निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर जो है ब्यासकुंड ट्रैक। दोस्तों, अभी भी याद है मार्च 2016 का टाइम था, और अब मैं अपने अप्रैल महीने का ट्रिप प्लान कर रहा था। दोस्तों, मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया है कि मैं अपना जो ट्रिप है लगभग कम से कम 1 महीने पहले प्लान कर लेता था, जिससे अगर मुझे कभी छुट्टी भी लेनी होती थी तो ताकि मुझे छुट्टी लेने में भी प्रॉब्लम ना आए, होटल्स जो हैं उस पर मुझे कोई डिस्काउंट मिल जाए या कोई ना कोई मुझे डिस्काउंट मिल जाए। इसलिए मैं हमेशा एडवांस में प्लानिंग करके चलता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट ट्रैकिंग मेरी दिसंबर में हुई थी जो कि पाराशर लेक की। दोस्तों, मेरा जो पिछला पॉडकास्ट था वो पाराशर लेक पॉडकास्ट था। वहाँ भी एक बहुत शानदार ट्रैकिंग मैंने की थी दिसंबर 2015 में। तो अगर आपने वो मेरा पॉडकास्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ आप उसको भी सुनिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे एडवेंचर हुए मेरे साथ। मैं जंगल में खो गया था और मैं आवाज़ें मार रहा हूँ, हेलो, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। तो आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, रात को पॉडकास्ट सुनने का सबसे बढ़िया तरीका है रात को सोने से पहले अपने कान में ईयरफोन लगाओ, आंखें बंद करो और एक अलग ही दुनिया में खो जाओ।
जैसे मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसा लगेगा कि शायद आप भी मेरे साथ वहीं उस ट्रैकिंग पे हो। तो दोस्तों, पहाड़ों के अंदर जनवरी फरवरी में तो बर्फ़ का सीज़न रहता है, जो कि ट्रैकिंग के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे ज़्यादा डर बर्फ़बारी में फंसने और फिर ऑफिस टाइम पे ना पहुंचने पर बॉस की गालियों से लगता था। अप्रैल मई जून पहाड़ों का टाइम है, तो अब मैं पहाड़ों पे ही कहीं जाने का सोच रहा था, क्योंकि अब मार्च का महीना चल रहा था और अगले महीने अप्रैल में मुझे जाना था। अब परेशानी ये होने लगी थी कि मैं दिल्ली के 300 किलोमीटर तक के पहाड़ तो पहले ही घूम चुका हूँ, और अब अगर हिमाचल में कहीं भी जाना है तो कम से कम मनाली या शिमला तो जाना ही पड़ेगा, जहाँ मैं पहले भी 10 बार जा चुका हूँ। दिल्ली से शिमला मनाली 10-12 घंटे का रास्ता है। मतलब अगर मुझे कभी भी अगर हिमाचल जाना है तो मुझे ये रूट हमेशा रिपीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हिमाचल के अंदर इतनी वैलीज़ हैं, ठीक है, जो वैलीज़ आपको शिमला या मनाली पार करने के बाद मिलेगी। लाहौल वैली, स्पीति वैली, या अगर आपको लद्दाख भी जाना है तो भी आपको पूरा हिमाचल क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो आपको शिमला या मनाली तो जाना ही जाना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी और भी वैलीज़ हैं, जैसे तिरसन वैली है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और मनाली से काफ़ी पहले पड़ जाती है। तो ऐसी और भी काफ़ी वैलीज़ हैं, लेकिन जो एडवेंचरस हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ चितकुल, रिकोंगपिओ, कल्पा और स्पीति वैली और वो सब मनाली और शिमला के उस पार है। खैर, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। मैंने मेरे दोस्त जीतू को फ़ोन किया कि कहाँ चलें, पर वो मार्च में ईयर एंडिंग के कारण बिजी था और अप्रैल में कहीं जाने को मना कर रहा था। मेरे दोस्त राहुल, जो कि खीरगंगा ट्रैक पे गया था, उसकी तो अब शादी भी हो चुकी थी, अब वो तो कहीं जाने वाला नहीं था। फिर मैंने मनोज, जो कि मेरे साथ खीरगंगा ट्रैक पे ही गया था, वो चलने को तैयार हो गया। और मेरे ऑफिस से राहुल, वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। दोस्तों, राहुल के साथ इससे पहले मैं कहीं नहीं गया था, और ये ऑफिस का मेरा वन एंड ओनली कलीग था जिसके साथ मैं गया था ऑफिस के दौरान कहीं भी घूमने के लिए। तो दोस्तों, मेरे ऑफिस में ऐसे काफ़ी बंदे थे जो मेरे साथ ट्रैवलिंग पर जाना चाहते थे, जो कि मेरे साथ कभी पहले नहीं घूमे थे, पर उनका प्लान सिर्फ बातों तक ही रह जाता था। 2015 में मेरे तुंगनाथ महादेव ट्रैक के बाद सभी ने बोला था कि रमन, अगली बार हमें भी लेके जाना तेरे साथ, पर सभी एक दूसरे को पूछते रहते और उनका ट्रिप ऐसे ही चला जाता बातों में। दोस्तों, मेरे जाने का मतलब होता था कि मैं तो जा ही रहा हूँ, और अगर किसी को चलना है तो वो इस वाली बस में अपनी बुकिंग करवा लो। मुझे हर बंदे से पूछने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जो मेरे साथ पहले भी घूमने जा चुके हैं उन्हें मैं अपना प्लान एक बार जरूर बता देता था, और अगर किसी ने 2 बार मना कर दिया तो मैं तीसरी बार उसको बताता ही नहीं था। अपने यहाँ दोस्तों में यही बुरी आदत है, मैं भी चलूँगा, यही करते रहेंगे, और जब टाइम आएगा तो सब बहाने मारकर पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी आपने भी अपना घूमने का प्लान बनाया होगा दोस्तों के साथ, और लास्ट मोमेंट पे सभी एक एक करके कैंसिल सभी ने कर दिए होंगे। ये आमतौर पर हम सभी के साथ होता है। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि अगर आप अपने दोस्तों से अगर नहीं पूछते हैं ना, जैसे आपने एक बार प्लान बनाया दोस्तों के साथ, उन्होंने मना कर दिया, फिर आपने फिर एक बार प्लान बनाया, फिर उन्होंने मना कर दिया, अब तीसरी बार आप सोचोगे यार वो चलते तो हैं नहीं, क्यों पूछें। और अगर आपने तीसरी बार नहीं पूछा तो वो आपको ऐसे ताने मारेंगे कि हाँ, तूने तो मेरे से पूछा ही नहीं, कि भाई पिछली बार 2 बार पूछा तब तो तू चला नहीं, अब तीसरी बार नहीं पूछा तो तू कौन सा झंडे गाड़ने वाला था यार। दोस्तों, मुझे इन्हीं सब बातों से चिढ़ होती है। अब तो मैंने पूछना छोड़ ही दिया है। हाँ, आजकल व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देते हैं, और फिर अगर किसी को जाना होता है तो अपने आप कॉल बैक कर लेता है। इसलिए मुझे शायद सोलो ट्रैवलिंग पसंद है। आप किसी की पसंद नापसंद के मोहताज नहीं, और नए लोगों से भी मिलने को मौका मिलता है। नहीं तो अगर दोस्तों के साथ जाएं तो दोस्तों के बीच ही रह जाते हैं। खैर, मुझे तो अब मेरे अगले ट्रिप के लिए 2 साथी मिल चुके थे,
और अब हम सब रिसर्च कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं। अब मनाली, शिमला की माल रोड और कसोल की वादियाँ पुरानी हो चुकी थी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही थे, तो मैं 2 दिन में ही कुछ अच्छा करना चाहता था। रिसर्च करने पर मलाना गांव, जो कि कसोल से पहले एक ट्रैक करने पर आता है, और हमता पास लगभग 4-5 दिन का ट्रैक था। और ऐसे ही रिसर्च करते करते सामने आया ब्यासकुंड ट्रैक। हमता पास चूंकि 4-5 दिन में होता था तो वो तो ऑप्शन आउट हो गया। फिर आया नाम मलाना विलेज 2 दिन में आसानी से हो जाता, और ब्यासकुंड थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, पर 2 दिन में हो जाता है। ट्रैवल कंपनीज ब्यासकुंड के 3 दिन में जो ट्रैक है वो पूरा करवाती है, लेकिन मलाना गांव हर कोई चला जाता था। हमने सोचा मलाना गांव तो फिर कभी आ जाएंगे। फिर हमने ब्यासकुंड ट्रैक फाइनल किया। गूगल पर रिसर्च करते हुए थोड़ा रूट मैप बनाया। हमने सोचा मनाली में एक गाइड कर लेंगे जो कैंपिंग करवा देगा, क्योंकि वहाँ कोई रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं है। अब हमने हिमाचल रोडवेज की सेमी डिलक्स बस में भी अपनी टिकट बुक करवा दी। हिमाचल रोडवेज की दिल्ली से मनाली 4 तरीके की बस चलती है। पहली जनरल, जो सबसे सस्ती, फिर सेमी डिलक्स नॉन एसी जिसमें सीट्स पुश बैक हो जाती है, फिर सेमी डिलक्स एसी, और चौथी एसी वोल्वो लग्जरी बस। वोल्वो बस जो लग्जरी बस होती थी वो थोड़ी महंगी ही पड़ती थी। मैं या तो जनरल बस या सेमी डिलक्स नॉन एसी बस ही करवाता था, क्योंकि रात का सफर होता था तो नींद आ जाती थी और सफर निकल जाता था। दोस्तों, अब वो दिन आ गया जिस दिन हमें निकलना था। हम सब दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचे और बस में बैठ गए। अब नए एडवेंचर की खुशी हम सब के चेहरे पे थी, और बस अब थोड़ी देर में चलने ही वाली थी। दिल्ली में हर शाम इतना ट्रैफिक होता है कि बस को दिल्ली से ही बाहर निकलने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। ये सेमी डिलक्स बस काफ़ी पुरानी लग रही थी। हालांकि सीट्स बड़ी और कंफर्टेबल थी, पर मेरे पुशबैक का कंट्रोलर टूटा हुआ था। जब भी मैं पीछे सहारा लेने सीट पीछे करता तो सीट अपने आप ही पीछे हो जाती और पीछे बैठे लड़के के ऊपर उसकी टांगों पे लग जाती, और जब भी मैं आगे होता तो सीट मेरे साथ साथ ही आगे आ जाती। हालांकि अभी तो दोस्त साथ थे तो बातें करते जा रहे थे। मैंने पीछे बैठे लड़के को पहले ही बोल दिया कि भाई, सीट का पुशबैक कंट्रोलर खराब है, सीट पीछे हो जाए तो कभी तो मुझे मत बोलना, मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें परेशानी ना हो, और अगर तुम्हें सीट चेंज करनी है तो तुम भी सीट चेंज मेरे से कर सकते हो। अब बस दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर चल रही थी। फिर बस ने करीब शाम को 9:30 बजे के आसपास खाने के लिए ढाबे पे रोका। मुझे सबसे बेकार चीज यही लगती है कि ये लोग जहाँ भी खाना खाने को बस ढाबे पे रोकते हैं, वहाँ खाना बहुत महंगा मिलता है। 100 रुपये से नीचे तो कुछ मिलता ही नहीं। काफ़ी बार तो मैंने चाय बिस्कुट से ही काम चलाया हुआ है, पर अब तक मैंने ये भी सीख लिया था कि पैसे बचाओ पर खाने पे कभी नहीं। पैसे के कारण कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। पनीर की जगह चाहे दाल ले लो या फिर दही, पर रोटी जरूर खाओ या चावल, जो भी आप खाते हैं। तो दोस्तों, हम 3 लोग थे, मैं, मनोज और राहुल। तो हम तीनों ने एक दाल मंगवाई और रोटियां मंगवा ली। फिर वो दाल खत्म होने पर हमने एक दाल और मंगवा ली, और ऐसे करते हुए भी 80 रुपये पर पर्सन हो गया था, और वो भी सिर्फ दाल रोटी से ही। हालांकि ये 2016 की बात है और आमतौर पर ढाबों में दाल चावल या दाल रोटी 60-70 रुपये में आराम से मिल जाती है, वो भी फुल मील। खैर, जो भी था, हमने दाल रोटी खा के संतुष्टि हुई। अब लगा कि अच्छी नींद आएगी। हालांकि मुझे सफ़र चाहे जो भी पसंद है, नींद नहीं आ रही। मतलब
सफ़र में मेरा मतलब अलग ही एक एडवेंचर सा रहता है कि मेरा मन ये करता है कि मैं विंडो से हमेशा बाहर ही देखता रहूँ। अगर मैं विंडो के साथ वाले सीट पे बैठा हूँ तो मेरी नज़रें हमेशा बाहर क्या चल रहा है उस पर रहती है। और अगर गलती से अगर मैं किस्मत मेरे साथ नहीं रही और मुझे बस में बीच वाली सीट पे बैठना पड़ता है तो भी आपको ड्राइवर वाला जो शीशा होता है वहाँ से आगे का सब कुछ दिखाई देता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि नींद आ भी रही होती है लेकिन मन करता है यार कौन सा रोज़ रोज़ सफ़र पे आने वाला है, तो मैं खुद को मतलब सोने नहीं देता। काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही दाल रोटी खाकर हमें संतुष्टि हुई, हमें सोचा कि नींद अच्छी आएगी, पर बस जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा ध्यान तो हमेशा बाहर ही रहता है। तो अब हमारी बस कभी ट्रक के साथ रेस लगा रही थी। ड्राइवर ने तेज आवाज़ में गाने लगा लिए थे। बस में काफ़ी लोग सो गए थे और कुछ कान में ईयरफोन लगा के मोबाइल में मूवी देख रहे थे। मुझे ईयरफोन लगाना अच्छा ही नहीं लगता था। हालांकि मैंने एक बार JBL के अच्छे वाले हेडफोन लिए थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सिर्फ घर पे लैपटॉप पे मूवी देखने के लिए ही ये हेडफोन यूज़ करता था। मनोज के पास भी अच्छे हेडफोन थे और वो हेडफोन कानों में लगा चुका था। जब आप हेडफोन ईयरफोन लगा लेते हो ट्रैवल पे तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने साथ ट्रैवल करने वाले का नुकसान ही करते हो। जब साथ ट्रैवल पे आए हो तो बातें करो यार, ईयरफोन लगाने का क्या मतलब। अब मैं भी कभी सो रहा था कभी जाग रहा था। तो ऐसे करते करते ही अब सुबह हो चुकी थी और हमारी बस कुल्लू पहुंच गई। फिर पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, हमें उस नॉन AC जनरल बस सेमी डिलक्स बस से उतार कर AC वोल्वो बस में बिठा दिया गया। शायद हमारी बस में कोई खराबी आ चुकी थी और फिर हम लगभग 9 बजे मनाली पहुँच गए। दोस्तों क्या अच्छा लग रहा था मनाली पहुँचने के बाद। हालांकि मैं मनाली पहले भी काफ़ी बार आया हुआ था, लेकिन मनाली एक अलग ही वाइब है। मनाली की जो माल रोड है उसको देख के ही मन में पता नहीं क्या होने लग जाता है। और पीछे जो बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे थे, वाह। वहीं बस स्टैंड के पास एक सुलभ शौचालय भी है और उस समय वो काफ़ी साफ सुथरा भी था और नहाने के लिए गीज़र भी लगा हुआ था। अब हमने नहाने का सोचा। हालांकि मौसम ठंडा था और ना भी नहाए, पर हमें पता था कि अगले दिन हम नहीं नहा पाएंगे। नहाने के बाद काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा था। अब हमें भूख भी लग रही थी और हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट पर। आलू के पराठे दही के साथ, वाह क्या खूब लग रहे थे। और साथ ही साथ मुझे याद आया कि मेरा एक फेसबुक फ्रेंड ब्यासकुंड ट्रैक पे पहले कभी गया था, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। मैंने फेसबुक पर उसे मैसेज किया और उसे अपना नंबर दिया। थोड़ी देर में हमने बात की। उसने बताया कि वो मनाली से गाइड साथ लेकर गया था। उसने उस गाइड के नंबर मुझे दे दिए। मैंने फ़ोन पे बात की। उस गाइड ने बताया कि आज पॉसिबल नहीं होगा निकलना, कल जा सकते हैं। उसने बताया कि ब्यासकुंड जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो अब हमने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। पराठे काफ़ी अच्छे थे। हमने कुछ पराठे पैक भी करवा लिए अचार के साथ, जो कि शायद हमें लगा कि अगर हम कहीं फंस गए या रात को भी या अगले दिन भी काम आ सकते हैं। अब हम ब्रेकफास्ट करके बाहर आए और कुछ 10:30 बजे होंगे। आसपास ट्रैवल एजेंट की शॉप थी। मैं उनमें से एक दुकान के अंदर गया और ब्यासकुंड ट्रैकिंग का पूछा। उसने बताया कि अभी ब्यासकुंड ट्रैक बंद है। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उसने बताया कि अभी वहाँ काफ़ी बर्फ़ है, जाना सेफ नहीं है। आमतौर पर अप्रैल के लास्ट तक खुलता है ये ट्रैक, जैसा कि उसने बताया। मैंने बाहर आके मनोज और राहुल से बात की। हमें ये पता था कि रास्ता सोलंग वैली से जाता है, पर एग्जैक्ट रूट हमें नहीं पता था। क्योंकि अगर जीतू होता तो हम कैसे भी चले जाते, पर इस बार राहुल भी साथ था और राहुल और मनोज
दोनों को ही ऐसी ट्रैवलिंग का ज़्यादा पता नहीं था। मैंने कहा सोलंग वैली चलते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कुछ। मैंने पढ़ा था कि मनाली बस स्टैंड से सोलंग वैली की एक बस भी जाती है। अब हम बस स्टैंड पहुँच गए। बस अड्डे पर जब कुछ टैक्सी वालों ने हमें देख लिया तो हमारे पास आए कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। हमने बोला कि सोलंग वैली। तो इतने पैसे बताते हैं वो टैक्सी वाले कि हम तो जिंदगी भर ही कभी टैक्सी में जाने का नाम ही ना लें। हमने बोला कि हम बस में जाएंगे और वो कहते कि अब कोई बस नहीं आने वाली। लेकिन हमने इंक्वायरी काउंटर पर पूछा तो उन्होंने बताया कि 12 बजे एक बस है और अभी 11:40 ही हुए थे। हम वहां बैठकर बस का इंतजार करने लगे। इतने में ही लगभग 12 बजने में 5 मिनट कम रहे होंगे, वहां एक लो फ्लोर बस आई। हम उस बस में फटाफट चढ़े, लेकिन चूंकि वो उस समय की लास्ट बस थी तो काफ़ी लोकल लोग भी थे, तो हमें 2 सीट ही मिल पाई। लेकिन तीसरी सीट भी हमें थोड़ा आगे चलकर मिल गई। जब कंडक्टर से टिकट कटवाई तो पता लगा कि ये बस हमें पलछान छोड़ेगी। वहां से सोलंग वैली लगभग 2 किलोमीटर है। अब हम कर भी क्या सकते थे। जहां टैक्सी वाला 700 रुपये मांग रहा था, वहीं बस में 12 रुपये की टिकट लगी। अब हमें बस ने पलछान उतार दिया और बस आगे गुलाबा कोठी की तरफ चली गई। बस से हमारे साथ साथ एक अंकल भी उतरे, जिन्होंने पहाड़ी कपड़े और पहाड़ी टोपी पहन रखी थी। हमने अंकल से पूछा, सोलंग वैली का रास्ता किधर से है? अंकल ने पूछा कि कहाँ से आए हो। हमने अपना परिचय दे दिया। अंकल ने बताया कि बाय रोड सोलंग वैली 2 किलोमीटर है, पर शॉर्टकट से 10-15 मिनट में ही आ जाएगा। अंकल बोले, मेरे पीछे आ जाओ सभी आप। दोस्तों, काफ़ी बार अनजाने लोगों से मदद लेने में काफ़ी डर भी लगता है, पर शायद ट्रैवलिंग यही सब तो सिखाती है, जो है विश्वास करना। विश्वास अपने खुद पर, दूसरों पर, इन रास्तों पर, पहाड़ों पर, इन नदियों पर। अगर विश्वास ना करें तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। पहाड़ों ने लैंडस्लाइड से रास्ता बंद कर दिया तो, नदी का बहाव बढ़ गया तो, अगर मैं वो पहाड़ नहीं चढ़ पाया तो, अगर ये आदमी मुझे गलती से गलत जगह ले गया तो, हमें इस तो ही से तो पीछा छुड़ाना होता है ट्रैवलिंग में। तो अब वो पहाड़ी अंकल कुछ काम की जानकारी भी दे रहा था। अंकल ने बताया कि काफ़ी बार वो सेब के ट्रकों के साथ दिल्ली भी आते हैं, पर कभी घूमने का मज़ा नहीं लिया। अंकल हिमाचल की लाहौल वैली के रहने वाले थे। उन्होंने गवर्नमेंट की प्लानिंग्स भी बताई जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए थी। उन्होंने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो पहाड़ देखो, उस पर अभी कितनी बर्फ है, पर यह बर्फ आने वाले 15-20 दिनों में पिघल जाएगी। अभी एक सर्वे भी हुआ था जिसमें बाहर के देशों से टीम आई थी। अंकल ने बताया कि कैसे स्विट्जरलैंड में पूरे साल भर बर्फ जमा रहती है, पहाड़ों पर ट्रेन भी चलती है और गोंडोला भी। दरअसल वहाँ वो पहाड़ों पर कुछ ऐसी चीज डालते हैं जिससे बर्फ जल्दी नहीं पिघलती, और वही तकनीक अगर सरकार यहाँ ले आए तो टूरिज्म को भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी अच्छा काम मिलेगा। हालांकि दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ यूरोपियन कंट्रीज में होता है। मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो उन अंकल ने हमें बताया। उन्होंने रोहतांग टनल का भी बताया कि अब मनाली से लाहौल जाने के लिए रोहतांग पास नहीं जाना पड़ेगा, जो बर्फ़ गिरने से साल के 6 से 8 महीने बंद रहता है, और हिमाचल का वो इलाका सड़क मार्ग से कट जाता है। क्योंकि रोहतांग पास, दोस्तों अगर आप कभी मनाली गए हैं तो आपको रोहतांग पास पता होगा, जो कि लगभग जून में खुलता है और लगभग अक्टूबर में दोबारा वहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है और उसके बाद वो रास्ता दोबारा बंद हो जाता है। तो मनाली के उस पार, मतलब रोहतांग पास के उस पार जाने वाले
के लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, या जो उस पार जो लोग रहते हैं वो उनके लिए सड़क मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता है। एयरपोर्ट वहाँ पे वैसे भी नहीं है, तो लोगों को पहाड़ों पे चढ़ के ट्रैकिंग करके वो पास क्रॉस करके फिर मनाली आना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये रोहतांग टनल उनके लिए एक जीवनदायिनी भी थी। अंकल ने बताया कि अब लोग साल भर उस पार से आया जाया करेंगे। क्योंकि अंकल भी लाहौर वैली के थे, तो उनको ये कहते हुए काफ़ी खुशी भी हो रही थी। ऐसे ही हम उनके पीछे चलते चलते सोलांग वैली पहुंच गए। सोलांग पहुंचकर वो अंकल एक ढाबे में चले गए और वहां पे थुक्पा ऑर्डर किया। क्योंकि अब दोपहर हो चुकी थी, हमने भी हल्का फुल्का खाने का सोचा। मैंने भी थुक्पा ऑर्डर किया। मनोज और राहुल ने शायद मोमोज खाए थे, अच्छी तरह याद नहीं। मैं अंकल से और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था। अंकल ने बताया कि यहाँ भी गाइड घूमते रहते हैं और ढाबे वाला भी शायद जानता हो किसी को। उन्होंने पहाड़ी भाषा में ढाबे वाले को कुछ पूछा। पता लगा कि यहीं एक लड़का है जो गाइड का काम भी करता है। हम खा पीकर बाहर निकले। क्योंकि अंकल ने हमारी काफ़ी मदद की थी, तो हमने उनके खाने के पैसे दे दिए, और वो सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए। इतने में ही एक लड़का आया। वो बोला, मैं ले चलता हूँ आपको ब्यास कॉन्ट्रैक्ट पे, 1000 एक बंदे का दे देना। हमने कहा हम 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते हम तीनों के। और ऐसे करते करते हमने उस लड़के को मना कर दिया। क्योंकि अब अंकल को हमारे साथ घंटा भर हो गया था, वो बोले, तुम्हें रास्ता मैं बता सकता हूँ। यहाँ से ऊपर जाओगे, जहाँ से सोलंग वैली में गोंडोला चलता है, वहाँ आपको एक एंट्री गेट दिखेगा जो रोहतांग टनल जाने वाली सड़क का है। वैसे तो उस एंट्री गेट से जो भी गुजरता है उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एंट्री पास दिखाना पड़ता है। मगर तुम उस एंट्री गेट से नहीं, उससे पहले लेफ्ट साइड में पहाड़ पर एक पगडंडी जाती है। वो पगडंडी पकड़ लेना और 15-20 मिनट चलने के बाद तुम्हें वही सड़क मिल जाएगी। फिर तुम उस सड़क पर उतरकर लगभग 15-20 मिनट चलोगे तो एक सूखा नाला आएगा, और उसको पार करते ही लेफ्ट साइड में एक शॉर्टकट आएगा। उस शॉर्टकट के ऊपर चढ़ जाना। नहीं तो अगर तुम बाय रोड चलते जाओगे तो तुम्हें 3 जिगजैग पार करने पड़ेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। और रास्ते में ट्रक वाले को हाथ भी देते रहना, कोई ना कोई रोक ही लेगा। वैसे मुझे भी वहीं टनल पे जाना है सरकारी जीप में। अगर मेरी जीप में जगह हुई तो मैं रास्ते में जीप भी रुकवा लूँगा। उन्होंने बताया कि रोहतांग टनल वाला एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ रात को रह नहीं सकते, और वहाँ कोई ऐसे किराए पर टेंट भी नहीं देता। हमने इन सब जानकारी के लिए अंकल को थैंक्स बोला। हमारी हिम्मत अब बढ़ चुकी थी। हमने भी ठान लिया था कि जो भी हो हम ब्यास कुंड जाकर ही रहेंगे। अब 2 बजने को थे। हमने भी अंकल को बाय बाय किया और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि मैं पहले भी सोलंग वैली आ चुका हूँ, तो मुझे अंदाजा था रास्ते का। अब हम गोंडोला राइड वाली जगह पर पहुंचे, जहाँ काफी टूरिस्ट भी आए हुए थे। कोई अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था, तो कोई अपने दोस्तों के साथ। वैसे ही एक पंजाबी लड़कों का ग्रुप मुझे दिखा, जिन्होंने गाड़ी में तेज आवाज में गाने लगा रखे थे। पीछे की डिग्गी खोल के पैक बनाए जा रहे थे और सड़क किनारे ही नाच रहे थे। हालांकि आप घूम रहे हो, नाच रहे हो, ये अच्छी बात है, पर ऐसे तेज गाने ऐसी नेचुरल जगह पर लगाना जगह की वाइब ही खत्म कर देता है। हर बंदा पार्टी करने पहाड़ों पर नहीं आता। तो हमें वो सड़क पर बना बैरियर दिखाई दिया जो चेक पॉइंट जैसा था, और हमें उससे पहले लेफ्ट साइड में बनी पगडंडी भी दिखाई देने लगी। अब हमने वो पगडंडी पकड़ ली।
हमने गौर किया कि काफी लोग और भी जा रहे हैं उस रास्ते पर। पता लगा कि ये एक टूरिस्ट लोगों का ग्रुप है जो मनाली बर्फ देखने आया है। रोहतांग पास अभी बंद है। अभी सोलंग के मैदानों में भी बर्फ नहीं बची थी। अब वहाँ के गाइड्स इनको बर्फ दिखाने ले जा रहे हैं कहीं पीछे पहाड़ों पर। ये भी लोगों का पागलपनी है और किसी सपने से भी कम नहीं। मनाली आए हैं तो बर्फ देखकर ही जाएंगे। खैर हमें क्या। पगडंडी पर 15-20 मिनट चलने के बाद नीचे हमें सड़क दिखाई देने लगी और हम वहां उस सड़क पर नीचे उतर गए। नज़ारे वाकई खूबसूरत थे दोस्तों। सड़क तो काफी अच्छी बनी हुई थी। अब हमारे लेफ्ट साइड में पहाड़ थे और राइट साइड में ब्यास नदी। नदी के उस पार पहाड़ों पर एक वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा था। हम रास्ते में फोटो क्लिक करते करते आगे चलते जा रहे थे। हमें वो सूखा नाला भी मिला जैसे अंकल ने हमें बताया था। उसके बाद वो शॉर्टकट भी आया और अब हम शॉर्टकट से ऊपर हो लिए। मुझे लग रहा था कि अगर वो अंकल हमें नहीं मिले होते तो हम क्या करते। हमारा आना मुमकिन ही ना हो पाता। पर वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हम वो शॉर्टकट लेकर ऊपर पहुंचे तो हमें जीप दिखाई दी जिसमें पीछे वही अंकल बैठे थे। लेकिन जीप भरी हुई थी शायद, इसलिए ही उन्होंने नहीं रुकवाई। अब 4 बजने को थे। पहाड़ों पर बादल भी छाने लगे थे। अब हमने सोचा कि किसी ट्रक को हाथ देकर रुकवाया जाए। ऐसे करते करते एक ट्रक वाले ने ट्रक रोक लिया और हम उसमें सवार हो गए। दोस्तों, ऐसी जर्नी हमेशा याद रहती है जिसमें पता ही ना हो कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 15-20 मिनट में ट्रक ने एक छोटी सी गुफा पार की और हमें उतार दिया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उन्हें रास्ते में सवारी बिठाना अलाउ नहीं है, पर मैंने रिस्क लेकर तुम्हें बिठाया है, किसी को बताना मत। हमने ड्राइवर की बात समझी और उसको बोला कि हम किसी को नहीं बताएंगे और हमने उससे कुछ रुपए भी दे दिए। दोस्तों, जहां हम उतरे उस जगह को धुंधी कहते हैं। वहीं ऊपर रोहतांग टनल दिखाई दे रही थी, पर हमें लेफ्ट साइड वाली वैली की तरफ जाना था। अब हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई थी। हमें थोड़ी दूर पर कुछ कैंप लगे दिखाई दिए। नजदीक गए तो पता लगा वहां बच्चे खेल रहे हैं। शायद कोई स्कूल का ग्रुप आया हुआ था। पीछे जाकर रसोई वाला टेंट आया। वहां पर एक अंकल बर्तन धो रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि ये टेंट स्कूल के बच्चों का है और यहाँ पर रुकना अलाउ नहीं है। हमने पूछा कि हम कहाँ रुकें, आसपास तो कुछ है भी नहीं और बारिश भी चालू हो गई है। वो बाहर आके बोला, वो देखो ऊपर, वहाँ कुछ टेंट लगे हैं, आप वहाँ पता करो। हमने कहा ठीक है, हम वहाँ जा रहे हैं। अगर वहाँ कुछ ना हुआ तो वापस यहीं आ जाएंगे और हम इस रसोई में ही सो जाएंगे, रात ही तो निकालनी है। वो बोला ठीक है। तो अब कम से कम इतनी संतुष्टि तो हुई कि रात गुजारने के लिए छत तो मिल ही जाएगी। अब हम ऊपर दिखाई देने वाले टेंट की तरफ चले। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ओले जैसे से कुछ गिर रहे थे। 15 मिनट चलने के बाद उस कैंप साइट पे पहुंचे। वहां करीब 10 टेंट लगे हुए थे, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम पीछे रसोई की तरफ गए, वहां 2 लड़के थे। हमने पूछा, हाँ भाई, टेंट दोगे? वो लड़का बोला, वापस कब जाओगे? मैं बोला, सिर्फ रात ही तो गुजारनी है, सुबह 6-7 बजते ही चले जाएंगे। वो बोला, यहाँ ऐसे टेंट किराए पर नहीं मिलता। आज एक ग्रुप आने वाला था, पर अब वो कल दोपहर तक आएगा, तो सुबह 10 बजे तक भी तुम जा सकते हो।
अब पैसे की बात हुई। 1000 रुपए से शुरू होकर 500 में हमें टेंट मिल गया। वो बोला रात को डिनर लोगे तो 100 रुपए अलग से पर पर्सन देने पड़ेंगे। हम बोले खाना तो खाएंगे ही और ले लेना भाई 100 रुपए पर पर्सन, कोई बात नहीं। अब हम टेंट में पहुंचे और सामान रखा। टेंट में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं पड़ा था। मैं दोबारा उन लड़कों के पास गया। मैंने बोला भाई ओढ़ने का तो कुछ पड़ा ही नहीं टेंट में, अभी से दे दो, हम सामान सेट कर रहे हैं। वो बोला स्लीपिंग बैग के 100 रुपए पर पर्सन एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने कहा यार ये कैसी बात है, टेंट के साथ स्लीपिंग बैग तो आएगा ही, वरना कोई सोएगा कैसे। वो कहता लोग अपना स्लीपिंग बैग लेके आते हैं साथ में। मैंने कहा सुन भाई 1000 रुपए ले ले। मैंने इमीडिएटली अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल के उसके हाथ में दिए। अब इस टेंट के, स्लीपिंग बैग के और रात के डिनर के पैसे आ गए। उसने 1000 रुपए रख लिए और हमें 3 स्लीपिंग बैग हमें दे दिए। दरअसल ऐसी जगह पर पैसे लगते ही हैं और मुझे इतना भी पता था कि इनकी जगह कोई और होता जिसका खुद का टेंट होता तो वो पैसे ज़्यादा ही लेता। पर ये तो किसी कैंपिंग कंपनी के में काम करने वाले लड़के थे और उनको उनके काम के पैसे तो कंपनी दे ही देती, और जो भी हम देते वो उनकी ब्लैक मनी होती। तो इसका फायदा दोनों पार्टी को मिलना चाहिए या नहीं। मैं बोला भाई चिंता मत कर, खाना अच्छा खिलाना और सुबह जाने से पहले तेरे को टिप भी देके जाएंगे। फिर हमने टेंट में पहुंचकर अपना सामान सेट किया। टेंट क्या शानदार लोकेशन पर था दोस्तों। टेंट खोलते ही बाहर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते। दोस्तों अगर आपको देखना है कि हम कहाँ रुके और ब्यास कुंड कैसे गए तो आप ये सब मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है RK डिस्कवरिंग इंडिया और उस पर मैंने मेरे ब्यास कुंड ट्रैक की वीडियो भी डाली हुई है, जहाँ पे आप अगर ये पॉडकास्ट सुनकर अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे और क्या किया। तो अब पूरी रात का सफर, दिन भर में चढ़ाई और इतनी परेशानियां झेलने के बाद हमें ये खूबसूरत जगह नसीब हुई। हमने बोतल खोली और थोड़ी थोड़ी दवाई ले ली। दवाई से थोड़ा अच्छा भी लगता है, ठंड भी कम लगती है और थोड़ी ताकत भी आ जाती है। अब शाम के 5:30 हो गए थे। हमने सोचा कहीं से सनसेट देखकर आए। हम बाहर निकले। हमने पहले उन लड़कों से पूछा भाई कोई सनसेट पॉइंट है आसपास। वो बोला सर यहाँ से आपको सनसेट नहीं दिखाई देगा, ये जो पीछे पहाड़ है सनसेट इसके पीछे होता है। अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप इस पहाड़ पे चढ़ जाओ, और अगर चढ़ भी गए और आते हुए गुम हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर हमने पूछा अच्छा ये ब्यास कुंड का रास्ता किधर है। उन्होंने बताया ये धुंधी है और आपको उस डायरेक्शन में जाना है और तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद एक नदी आपको क्रॉस करनी है, और फिर नदी को क्रॉस करने के बाद आपको एक नीचे वैली में उतरना है, वहां पर पहुंचकर फिर एक नदी पार करनी है और आपको चलते जाना है। वो बोला पर ब्यास कुंड तो अभी बंद है, अप्रैल के लास्ट में खुलता है। हमने कहा कोई बात नहीं, जहां तक जाया जाएगा हम चले जाएंगे। फिर हमने सोचा चलो ब्यास कुंड जाने वाले रास्ते की तरफ तफरी मार कर आए, देखते हैं आगे कैसा है। हम वहां से निकले। अब काफी मजा भी आ रहा था क्योंकि कंधे पर सामान नहीं था और रात को रहने खाने का इंतजाम भी हो चुका था। अब नजारा कुछ ऐसा था, एक तरफ नदी बह रही थी, उसके लेफ्ट साइड में पहाड़ थे जिसके नीचे ग्लेशियर जैसे दिखने वाली बर्फ जमी हुई थी। नदी के राइट साइड में ऊंचाई पर हम चल रहे थे। लगभग 70-80 फीट का चौड़ा मैदान जैसा रास्ता था जिसमें घास भी उगी हुई थी और पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर भी वहां पे गिरे हुए थे। उस रास्ते पर हम चल रहे थे और
हमारे राइट साइड पहाड़ थे जहाँ पे कोई बर्फ नहीं थी। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही नज़ारा था। एक साइड में नदी थी, नदी के लेफ्ट साइड में पहाड़, नदी के राइट साइड में हम और पहाड़, हरी भरी वैली, बर्फ के जमे हुए ग्लेशियर। तो क्या प्राकृतिक, क्या नेचुरल नज़ारा था दोस्तों वो। हम फोटो क्लिक करते हुए मज़े करते करते जा रहे थे। क्योंकि सनसेट का टाइम था तो हमें जल्दी ही वापस भी लौटना था। हम काफ़ी आगे तक गए पर हमें वो नदी पार करने वाला रास्ता नहीं दिखा जैसा कि उन लड़कों ने बताया था। हम लास्ट उस पॉइंट तक गए जहां नदी में दो बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे और पानी उन दोनों पत्थरों के बीच से निकल रहा था। पर हम कैसे भी उन पत्थरों को पार नहीं कर सकते थे। मैंने और राहुल ने नीचे नदी के पास उतरकर फोटो खिंचवाई। हालांकि आपको हमेशा ही नदी के पास जाने में सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। अब हल्का अंधेरा होने लगा था, ठंड भी बढ़ने लगी थी। हम वापस टेंट की तरफ लौटने लगे। मनोज और राहुल पहले पहुंच गए और मैं कुछ नीचे तफरी मार रहा था। इतने में ही मनोज की आवाज आई। उसके हाथ में कप दिख रहे थे। मैंने सोचा लगता है चाय आ गई। मैं फटाफट ऊपर पहुंचा। जब टेंट में अंदर घुसा तो पता लगा ये चाय नहीं, सूप है। दोस्तों क्या शानदार सूप था वो। ऐसा सूप शायद पहले कभी ना पिया हो मैंने, या फिर ये सब पहाड़ों का असर था। रात को खाना भी काफी अच्छा मिला। रोटी, चावल, सब्जी, दाल, अचार और तो और पापड़ भी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा ही हम जन्नत में पहुंच गए हों। अब रात को शानदार नींद आने वाली थी। रात को क्या जोर जोर से हवा चल रही थी और बाहर कुछ आवाज भी आ रही थी। राहुल ने मुझे उठाया। रमन, बाहर से आवाज आ रही है कुछ, शायद कोई जानवर है। और पहाड़ों पर जाकर जब कैंपिंग करते हैं तो ऐसे ख्याल दिमाग में आते ही हैं। मैंने कहा चुपचाप सो जा भाई, कुछ नहीं है। लेकिन आवाज तो सच में आ रही थी। खैर मैं तो सो गया। सुबह सबसे पहले शायद मनोज उठा, कैमरा लेके फोटो खींच रहा था। फिर राहुल और फिर मैं। टेम्परेरी टॉयलेट भी बना रखे थे वहां। इससे ये समझ में आ गया था कि ये कैंप साइट है। बढ़िया फ्रेश होकर ब्रश करके हमने चाय पी और साथ में बिस्किट और नमकीन खाई। ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइप का हो गया था। फिर हमने सामान पैक किया और एक छोटे थैले में पानी की बोतल, रेनकोट और मनाली से पैक करवाए हुए परांठे रख लिए। परांठे हमने खोल के देखे, एकदम सही थे क्योंकि मौसम ठंडा था। हमने अपना सामान टेंट वाले लड़कों के पास रख दिया और अब तकरीबन 8 बजे थे। हम वहां से ब्यास कुंड की तरफ निकल पड़े। अब हम उसी रास्ते पर जा रहे थे जहां कल शाम को आए थे। मैंने टेंट वाले लड़कों से पूछ लिया था कि नदी में दो जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं वहां से आगे कैसे जाना है, और उन्होंने बताया कि वहां से रास्ता राइट साइड में मुड़ता है, फिर वहां नदी पार करने का जगह आती है। हमने वो दो पत्थर वाली जगह पार की। दरअसल उस जगह दो धाराएं मिलती हैं। एक सीधी दिशा से आ रही थी जिसमें पानी ज्यादा था, और एक राइट डायरेक्शन से जिसमें कम पानी था। हम राइट डायरेक्शन में मुड़ गए। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद एक अच्छी सी लोकेशन आई। लेफ्ट साइड में नदी थी जो कि किसी झरने जैसी हो गई थी। झाड़ियां भी थी और छांव भी। अब हमने सोचा चलो परांठों को गर्म करें। हमने माचिस पहले ही टेंट वालों से ले ली थी। हमने 2-3 पत्थर जोड़े और उसके नीचे अखबार रखे और फिर छोटी छोटी लकड़ियां। अब चूंकि वहां पे हवा भी चल रही थी तो वो पत्थर
उस लकड़ियों को हवा से बचा रहे थे। हमने जैसे तैसे करके वहां पे आग लगाई। फिर हमने एक एक करके पराठे गरम किए और अचार के साथ खाए। जैसे तैसे हम तीनों ने अपने पराठे गरम किए और अचार के साथ खाए। कसम से क्या फीलिंग आ रही थी। ऐसी जगह पर आके लकड़ियां जला के पत्थरों के बीच क्या सुंदर सी आग लगी थी। हालांकि वो तो हमने कुछ ताजा नहीं बनाया और ना ही हमारे पास इतना समय था, पर हम फीलिंग पूरी ले रहे थे। बस अब मुद्दा यही था कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि आगे रास्ता बना हुआ ही नहीं था। आगे बड़े बड़े पत्थर से लेफ्ट साइड में वो झरना सा था। मनोज ने कहा कहीं यही तो वो पॉइंट नहीं जहाँ से हमें वो नदी पार करनी है। शायद इसी झरने को हमें पार करना हो। मैंने कहा सही बात है, यही रास्ता है। और हमने ऐसे सोचते सोचते ही उस झरने और उस नदी को, उसको जो भी बोलो, हमने उसको पार किया और वहीं से लेफ्ट साइड में एक पगडंडी निकल रही थी। हमने वो पगडंडी पकड़ ली। अब रास्ते में पौधे और झाड़ियां आ रही थी। इतने में ही हमें बहुत सारी बकरियां दिखाई दी और बकरी वाला भी। ये बकरीबाज भी किसी घुमक्कड़ों से कम नहीं होते दोस्तों। ये पहाड़ों के पहाड़ पार कर जाते हैं इतनी बकरियों के साथ। ये गांवों को सड़क से नहीं पहाड़ों से नापते हैं। मनोज और राहुल ने उनसे रास्ता पूछा तो पता लगा कि ये पूरा पहाड़ नीचे उतरना है, फिर नीचे उतरकर नदी फिर से पार करनी है और नदी के उस तरफ वाले पहाड़ पर राइट हैंड साइड में चलना है। दरअसल अभी हम एक पहाड़ी की चोटी पे थे। हमें ये पहाड़ी पूरी नीचे उतरनी थी और ऊपर से आगे की पूरी वैली साफ दिखाई दे रही थी। नदी एकदम छोटी सी लग रही थी, पर जब वो पहाड़ नीचे उतरकर नजदीक पहुंचे तो नदी में काफी पानी था और बहाव भी उसका काफी तेज था। उस नदी को पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया हुआ था। अब पराठे वाली जगह जहाँ पे हमने पराठे गरम करके खाए थे, वहां से चलने के बाद ये हमारा सेकंड स्टॉप था। ये जगह ही इतनी खूबसूरत थी, हमने वहां पे काफी फोटोग्राफी की। मैंने नदी का ताजा और ठंडा ठंडा पानी पिया। क्या रिफ्रेशिंग लग रहा था। लगभग 10:30 हो चुके थे। अब हमने दोबारा चलना शुरू किया। क्या शानदार वैली थी। दोनों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, नीचे हरी भरी वैली और फिर नदी जिसका पानी हम पीकर आ रहे थे। लगभग 40-45 मिनट चलने के बाद हमें ग्लेशियर मिला बड़ा सा। वो पूरा पहाड़ ही बर्फ से ढका हुआ था ऊपर से नीचे तक, और हम उस पहाड़ के बीचों बीच थे। राहुल पहली बार बर्फ देख रहा था। पूरे रास्ते में जब से हम दिल्ली से चले थे वो एक ही राग जपता आ रहा था, भाई जी बर्फ देखनी है। और मैंने भी उसको यही विश्वास दिलाया था कि हम बर्फ देखकर ही वापस लौटेंगे, और वहाँ उसको वो बर्फ मिल चुकी थी। वहाँ भी हमने काफ़ी फोटोग्राफी की। दोस्तों, अगर आपको मेरी ब्यासकुंड ट्रैक की फ़ोटोज़ देखनी है, 0 से लेकर काफ़ी फ़ोटोज़ मैंने मेरी डाल रखी है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा इंस्टाग्राम है RK डिस्कवरिंग इंडिया। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो वहीं आपको स्टोरीज में ब्यासकुंड ट्रैक लिखा होगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टोरीज बना के डाली हुई है मेरी फ़ोटोज़ के साथ कि आपको दिल्ली से कैसे जाना है और कैसे वो ट्रैक करना है। तो दोस्तों, इतने में ही हम नीचे की तरफ हमें 3 लोग दिखाई दिए। हमें भी पता लग गया कि हमें आगे कहाँ जाना है। हम उनके पीछे हो लिए। हमारे साथ एक कुत्ता भी साथ में हो लिया। आगे जाकर पता लगा कि वो 2 लड़के हैं जो दिल्ली से आए हैं और साथ में एक गाइड है। वहाँ उन लोगों ने कहा कि तुम तीनों बड़े फिट हो, शायद सिगरेट नहीं पीते, स्टेमिना अच्छा है, वगैरह वगैरह।
अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां 15 मिनट नीचे वैली में उतरने पर कैंप लगे हुए थे। हमें पता लगा कि ये माउंटेनियरिंग के जो कोर्स करते हैं वो टेंट उनके हैं। कुछ दूर पहाड़ पर हमें 15-20 लोगों का ग्रुप माउंटेनियरिंग करता भी दिखाई दे रहा था। बड़ी खतरनाक चीज लग रही थी। हमने उन दिल्ली वाले लड़कों से पूछा कि कहाँ तक जाओगे, तो उन्होंने बताया कि देखते हैं कहाँ तक। ये गाइड बोल रहा है कि आगे ग्लेशियर है और उस पर चढ़ना बड़ा खतरनाक है। शायद इन कैंप्स तक जाकर वापस आ जाएं। दरअसल जो टूर कंपनी ब्यासकुंड ट्रैकिंग पे आती है तो उनका फर्स्ट नाइट स्टे धुंधे में होता है और सेकंड नाइट स्टे बकरथाज में। तीसरे दिन वो मनाली पहुंच जाते हैं। हम बकरथाज तो पहुंच ही गए थे और ये भी पता लग गया था कि ब्यासकुंड उस पहाड़ी के पीछे है, यहाँ से 2 किलोमीटर। सामने ही हनुमान टिब्बा पहाड़ दिखाई दे रहा था जो आसपास के पहाड़ों में सबसे ऊंचा था। तो चूंकि हम बकरथाज पहुंच ही चुके थे तो हमने वहां काफी फोटोग्राफी की और थोड़ा आराम किया। उस पॉइंट से हमें बड़ा शानदार 360 डिग्री व्यू भी मिल रहा था। अब 12 बजने को थे। हमें शाम को 5:30 बजे की बस भी पकड़नी थी, तो हमने अब बिना समय गंवाए लौटने में समझदारी लगी। अब हमने प्रण लिया कि अब हम बिना रुके धुंधी जाएंगे और 2 बजे तक धुंधी पहुंच जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। हम 2 बजे तक अपनी धुंधी कैंप साइट तक पहुंच गए और अपना सामान उठाया। अब हमें उम्मीद थी कि किसी ट्रक से लिफ्ट ले लेंगे जो हमें आधे घंटे तक सोलंग वैली छोड़ देगा, जो कि लगभग सिर्फ 7 किलोमीटर ही है, और फिर मनाली पहुंचकर खाना खाएंगे और शाम को बस में चढ़ जाएंगे। पर कहानी अभी बाकी थी। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा था। कोई ट्रक या गाड़ी वाला रोक ही नहीं रहा था। हमने नोटिस किया कि उस रूट पर आज काफी टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे थे। पता लगा आज संडे है और टूरिस्ट बर्फ की तलाश में यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम अपनी अच्छी स्पीड में चल रहे थे और रास्ते में बारिश चालू हो गई। मैं कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे इतनी ट्रैवलिंग से इतना समझ में आ चुका था कि मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता और जो होगा वो अच्छा ही होगा। मनोज को भी ऐसा ही था कि कोशिश तो कर ही रहे हैं, कोई लिफ्ट मिल जाए, पर अगर नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं। पर राहुल भाई साहब के तो अलग ही तेवर थे। ट्रक वाला जो उसके हाथ देने पर नहीं रुक रहा था तो उसको वो 2-3 गालियां जरूर सुनाता। दरअसल राहुल को अगले दिन ऑफिस जरूर पहुंचना था और वो बस किसी भी हालत में और वो जो बस जो हमें पकड़नी थी उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसको समझाया कि यार चिंता मत कर, हम पैदल चलकर भी आराम से पहुंच जाएंगे। और पूरे रास्ते किसी ने ट्रक नहीं रोका। हम पैदल ही सोलंग वैली पहुंच गए। वहां पहुंचकर बस का पता किया तो पता लगा कि एक बस अभी निकली है और अगली बस आधे 1 घंटे तक जाएगी शायद। अब हमने सोचा चलो पलछान पहुंचते हैं, क्या पता ऊपर से कोठी गुलाबा से कोई बस मिल जाए। हम शॉर्टकट से नीचे उतर रहे थे और बीच बीच में सोलंग पलछान वाली रोड भी क्रॉस कर रहे थे। राहुल बड़ी तेज तेज चल रहा था और मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से, और मनोज वो कुछ ज्यादा ही धीरे चल रहा था। ऐसे ही एक शॉर्टकट पार करते हुए राहुल सड़क पर पहुंचा और गाड़ियों को हाथ देने लगा। मैंने कहा तीनों को एक साथ लिफ्ट मिलनी मुश्किल है राहुल, अगर तुझे अकेले को भी मिल जाए तो यहाँ से चला जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी लिफ्ट लेकर कैसे ना कैसे पहुंच जाएंगे। आखिरकार राहुल की कोशिश रंग लाई। एक गाड़ी वाले ने रोक लिया और वो तीनों को ले जाने के लिए तैयार भी हो गया। अब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मनोज दिखाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा परेशान हुआ
लेकिन इतने में ही मनोज दिखाई दिया और मैंने उसको हाथ दिखाकर फटाफट नीचे आने का इशारा किया। वो दरअसल 2 लड़के थे जो कि पंजाबी थे और मनाली में उनके खुद के होटल थे। तेज म्यूजिक चला रखा था और आगे दोनों सीटों के बीच में पैक बने हुए रखे थे। गाड़ी क्या खतरनाक चला रहे थे कि जैसे कहीं ठोक देंगे। चलो जो भी हो, मुझे तो मजा आ रहा था क्योंकि ट्रैवल स्टोरी जो बन रही थी। पर ये क्या, मनाली ब्रिज से 2 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ था और उसमें वो बस फंसी भी हुई थी जो हमसे मिस हो गई थी। हमने सोचा चलो अच्छा हुआ वो बस नहीं पकड़ी, नहीं तो ऐसे ही यहाँ फंसे रहते। पर वो गाड़ी वाले क्या खतरनाक लोग थे। रॉन्ग साइड से आगे को निकाल रहे थे और सामने से कोई व्हीकल आता तो एकदम लेफ्ट साइड क्यू में डाल देते और ऐसे करते करते ही वो गाड़ी को सबसे आगे ले गए। जैसे ही पुलिस वाले ने रास्ता खोला, सबसे पहले उसने गाड़ी भगाई और गाड़ी को सीधा बस स्टैंड के अंदर ले गया। बस स्टैंड में प्राइवेट व्हीकल अंदर ले जाना मना था, पर वो हमारे लिए उसने वो रूल भी तोड़ दिया और गाड़ी को बस स्टैंड के अंदर लगा के बस के आगे लगा दिया। हम फटाफट बस में बैठे और लगभग 2-3 मिनट में ही बस चल पड़ी। फिर मैंने सोचा आज तक कभी बस ट्रेन नहीं छूटी तो आज क्यों छूटती, और इतनी आसानी से ही सब कुछ हो जाए या मिल जाए तो ऐसी ट्रैवल स्टोरीज कहाँ बनेगी। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा मेरा ब्यास कुंड का ट्रैक और ऐसी रही मेरी जर्नी। तो दोस्तों आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइए कि मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने 7 एपिसोड रिलीज़ कर चुके हैं और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर मैं कमज़ोर हूँ तो उसमें आप मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही फिर से मिलते हैं अगली बार एक नई स्टोरी के साथ। और इंस्टाग्राम पे मुझे अगर आप मेरी स्टोरी फॉलो करते हैं तो उसमें मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आगे आने वाला पॉडकास्ट में आप मेरे से क्या सुनना चाहेंगे। आप प्लीज़ अपना वोट उसमें दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।